क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कोई महिला पहुंची? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख स्तूप भारत में कहाँ कहाँ पर हैं? बिहार का एनर्जी मिक्स कुछ बताइए, क्या है? हम अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ से ले रहे हैं अभी? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat. Thank you, sir. Your medium of communication is हिंदी और इंग्लिश? सर हिंदी। हिंदी में बात करना चाहते हैं, ठीक है। अपना परिचय दीजिए बिना नाम बताए। सर मैं अपना ग्रेजुएशन IIT ISM धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया हूँ। मेरी हॉबी चेस खेलना है और मैं 1 साल तक IIT JEE कोचिंग में भी पढ़ाया था। फिलहाल मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तो बहुत रेयर स्किल है और आजकल उसका युग है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें, बड़े अच्छे उसमें रिवॉर्ड भी है, बड़ा एक्साइटिंग जॉब भी है। यस सर। इतना सारा बेनिफिट छोड़ के आप इस मंडेन काम में क्यों आना चाहते हैं जो कि कोई भी कर सकता है? यस सर, पर कॉलेज के समय पे मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया। क्यों? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसी एक्साइटिंग जर्नी को छोड़कर यस सर इधर आपका रुझान क्यों बढ़ गया? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था पढ़ाई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग? ये सर समझ में आ रहा था। अच्छा, क्या उसका फ्यूचर समझ नहीं पा रहे थे आप? सर उस समय थोड़ा सा फ्यूचर अनसर्टेन था। 2019 जब मैं पास आउट हुआ, लेकिन उसके बाद 2019 में पास हुए? यस सर। क्यों अनसर्टेन दिख रहा था 2018 या 19 में? सर उस समय ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम थे और जॉब कट्स बहुत ज़्यादा था। अच्छा, यस सर। तो आपको लग रहा था कि अब पक्का नौकरी चाहिए? नो सर, मुझे BPSC की तैयारी करनी थी। लेट फॉरगेट इट, नहीं एक बार हो गया सो हो गया। तो ये जो इंसान की चाहत है स्थिरता की, सुरक्षा की, क्या ये व्यक्तित्व का सशक्त पहलू है कि ये कमज़ोर पहलू होता है? सर मेरा मानना है कि इसका मिक्स रिएक्शन दोनों होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत स्थिरता की तरफ भी जाना चाहिए। जब मैं कॉलेज से निकला तो मैं एज ए टीचर 1 साल तक काम किया था, तो मैंने उस समय अपने स्किल्स को एक्सप्लोर भी किया। और फिर चूंकि मुझे फाइनली सिविल सर्विसेज में आना था, तो स्थिरता के लिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मतलब टीचर वाला काम भी एक्सप्लोर किया, उसमें भी बहुत एक्साइटिंग फ्यूचर नज़र नहीं आया? नहीं, उसमें सर अच्छा फ्यूचर था और मुझे पसंद भी था सर। मतलब उतना एक्साइटिंग नहीं जितना ब्यूरोक्रेट की लाइफ होती है? सर वो आपको उससे ज़्यादा आकर्षक ये लगा? यस सर, मुझे फाइनली इसी तरफ इंजीनियर के प्रोफेशन से, टीचर के प्रोफेशन से ब्यूरोक्रेट का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसकी व्याख्या करिए क्यों? यस सर। सर वैसा इन्फ्लुएंस रहा कॉलेज के समय में, खासकर सीनियर से मिलना। मैं NGO में काम किया था, वहाँ पे एज ए वॉलंटियर टीचर के रूप में मैंने काम किया था, सामाजिक कार्य से मैं जुड़ा हुआ था। उसके साथ साथ मैं जब 2nd ईयर 3rd ईयर में गया तो नए कॉलेज का स्टूडेंट को भी उस NGO से जोड़ रहा था। फिर सीनियर के इन्फ्लुएंस आने पे मुझे और प्रशासनिक सेवा के बारे में पता चला और मेरा रुचि इधर बढ़ता गया। ठीक है, आजकल सरकार लेटरल एंट्री पॉलिसी को भी मान रही है। यस सर। क्या होती है लेटरल एंट्री पॉलिसी? यस सर, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट को डायरेक्ट IS के रूप में चुना जाता है, प्रशासक बनाया जाता है। यस सर। ठीक है, तो क्या दिक्कत है लेटरल एंट्री वाले और वर्टिकल एंट्री वाले? यस सर। इन दोनों की कार्यकुशलता में क्या अंतर होता है? सर जो वर्टिकल एंट्री वाले होते हैं उनके पास अलग अलग फील्ड में काम करने की एक्सपर्टीज़ होती है, अलग अलग काम करने का मौका मिलता है। और जो लैटरल एंट्री वाले होते हैं उनमें एक के फील्ड में काम करने की अच्छी क्षमता होती है, अच्छी समझ होती है। तो मेरा मानना है कि एक एक्सपर्टीज़ भी ज़रूरी है और एक जनरल नॉलेज भी ज़रूरी होनी चाहिए। दोनों का तालमेल होना चाहिए। तालमेल, यस सर। तो क्या आपके अंदर दोनों, आपके व्यक्तित्व में दोनों का एक संतुलन है? यस सर, मेरा मानना है कि ये संतुलन अभी बन रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, प्रशासन को समाज के कमज़ोर तबके, बच्चों, मरीजों, बुज़ुर्गों, सामाजिक रूप से कमज़ोर, शैक्षिक रूप से कमज़ोर, जो भी रेस में दौड़ने में पूरा सामर्थ्य नहीं रखता है, उसका थोड़ा सहारा चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासक थोड़ा संवेदनशील हो, उसमें करुण रस प्रधानता हो। आप में है? यस सर, मेरा मानना है कि मेरे अंदर ये साबित करने के लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा। यस सर। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो आम सभा है, और उसके शीर्ष पद, प्रधान राष्ट्रपति के पद पर महिलाएं कम ही पहुंच पाई हैं। यस सर। 1945 से अभी तक मुश्किल से 5 या 4 महिलाएं ही उसकी अध्यक्ष बनी हैं। यस सर। उसकी पहली अध्यक्ष कौन सी महिला थी?
सॉरी सर, मुझे याद नहीं। अच्छा, उसी प्रकार से लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद जो जितनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स हो या वित्त आयोग हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसके भी शीर्ष पदों पर महिलाएं कम ही बार पहुंच पाई है। यस सर। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर कोई महिला पहुंची? नो सर, अभी तक नहीं पहुंची है। क्या राज्यसभा के सभापति के पद पर कोई महिला पहुंची? नो सर। क्या लोकसभा के स्पीकर पद पर कोई महिला पहुंची है? यस सर। कौन? मीरा कुमार जी। कब? सर एग्जैक्ट याद नहीं है। उप वित्त मंत्री के पद पर कोई महिला पहुंची है? भारत के उप वित्त मंत्री। सर याद, वित्त मंत्री एक अभी फिलहाल में श्रीमती निर्मला क्या वो सीतारमण। पहली महिला वित्त मंत्री है भारत की, कि उसके पहले भी कोई महिला वित्त मंत्री का काम कर चुकी है? सॉरी सर, इसका नॉलेज नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या कोई महिला, या कौन सी वो महिला थी जो पहली बार किसी राज्य की राज्यपाल बनी? सॉरी सर। कौन सी वो महिला थी जो पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी? सॉरी सर। दुनिया के किसी भी देश में वो कौन सी महिला थी जो पहली बार राष्ट्राध्यक्ष बनी, या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार में कौन सी महिला पहली बार IPS बनी? सॉरी सर। क्या बिहार की कोई भी महिला किसी भी खेल में विश्व चैंपियन बन पाई हैं? श्रेयसी सिंह जी को गोल्ड मेडल मिला है तीरंदाजी में, सॉरी शूटिंग में। किस खेल में? शूटिंग में। किस प्रतियोगिता में? सर याद नहीं है। और किसी खेल में? सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये बता दीजिए, मेरा अंतिम प्रश्न है कि बिहार के क्या कुछ व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यवसायी बन पाए हैं, उद्योगपति या व्यापारी? कोई भी व्यक्ति, महिला का होना जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति। सर नाम नहीं याद है। क्या बन पाए हैं विश्व स्तरीय ख्याति के? जो रेजर पे पेमेंट गेटवे है, उसके फाउंडर बिहार के ही हैं। नाम? सर नाम नहीं याद है। और कोई? सर एक TMT सरिया है, वो भी भारत में ही फेमस है, लेकिन वो भी, उसके भी फाउंडर बिहार के ही हैं। चलिए, ठीक है। ये बताइए, जितना भी ग्लोबल पावर बैलेंस है ना, महंगाई हो गई, युद्ध हो गया, कुछ भी हम देखते हैं, वो सब कुछ क्रूड ऑयल के इर्द गिर्द घूमता है। अभी कुछ समय पहले वेनेजुएला और अमेरिका की क्राइसिस आपने पढ़ी होगी। यस मैम। उसकी जड़ में क्या है और उसने किस तरीके से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को प्रभावित किया? मैम वहाँ पे क्रूड ऑयल का रिजर्व बहुत बड़ा है, पूरे विश्व का 20% है। तो उनके पास इतनी क्षमता है कि जो वर्ल्ड के क्रूड प्राइसेज हैं उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हालांकि उनका प्रभाव उतना है नहीं, क्योंकि 20% क्षमता होने के बाद भी वो 0.8% ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट ही नहीं है। तो उनका प्रभाव उतना भी अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं। तो प्रभाव अगर नहीं है तो अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है? आपने पेट्रो डॉलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है? यस मैम। क्या है ये? इसमें जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड डील होते हैं वो डॉलर में ही, US डॉलर में ही उसको डील करना। तो फिर क्या हुआ था जिस वजह से वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका ने उठवा लिया? वो नारकोटिक्स से संबंधित है, नारकोटिक टेररिज्म से संबंधित। अच्छा, क्या है ये नारकोटिक टेररिज्म? US ने ब्लेम किया है कि US में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नारकोटिक टेररिज्म को पुश कर रहे थे। हाँ, क्या है नारकोटिक टेररिज्म? उसमें ड्रग कार्टेल के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके ड्रग ट्रैफिकिंग करवाना। अच्छा, तो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे इतना असर कैसे आता है? आप देखिए, मार्केट पूरा सोने चांदी, किसी भी चीज़ की कीमतें आप देखिए, सब कुछ बढ़ रहा है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। क्या कारण है इसका? इसका फिलहाल कारण राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि जो USA ने वेनेजुएला को राष्ट्रपति को पकड़ा है, इसके कारण थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता आई है। लोग थोड़े से पैनिक हो रहे हैं। तो पैनिक होकर लोग सोना चांदी खरीद रहे हैं? नहीं, मतलब सोने चांदी की कीमतें इसलिए तो नहीं बढ़ रही होंगी कि लोग पैनिक हो गए। क्या कारण है? आप देखिए, पिछले 5 वर्षों में 2 गुणों से ज़्यादा कीमत बढ़ गई सोने की। सोना चांदी, तो क्या एनालिसिस है आपका मार्केट का? सोना चांदी में लोग ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं कंपेयर टू डॉलर या फिर अदर करेंसी। सब पूरी दुनिया के लोग सोने चांदी में ट्रस्ट दिखा रहे हैं?
मैम ये कहना थोड़ा सा आपको जानकारी नहीं। अमेरिका और वेनेजुएला की क्राइसिस चल रही है, उसका मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, वो मेरा सवाल है। कोई बात नहीं, आप उसको देखिएगा। कहा गया है कि भारत में जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाओं के पास बहुत सारा सोने का भंडार है। लगभग क्या आकलन किया गया, कितना सोना है भारत में महिलाओं के पास? मैम एग्जैक्ट याद नहीं है, गेस कर सकता हूँ। हाँ 24,000 टन। अच्छा ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अब ये जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि सोना महंगा हो रहा है और इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है 9 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनती थी, 18 कैरेट की, 14 कैरेट की, अब आ गया 9 कैरेट। तो जो 9 कैरेट गोल्ड होगा उसमें गोल्ड के अलावा और क्या क्या होगा? मोस्टली कॉपर होता है उसमें। कितना परसेंट? 9 कैरेट में एग्जैक्ट तो नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने इतिहास की पढ़ाई की है। Yes. बिहार के पास सबसे समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, जैन धर्म से संबंधित भी और बौद्ध धर्म से संबंधित भी। आप मुझे थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में बता दीजिए। यहाँ पे बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध अपनी शिक्षा एनलाइटमेंट प्राप्त किए थे बोधगया में। फिर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। नहीं, वो नहीं जानना है मुझे। बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है वो जानना है। क्या कहता है बौद्ध धर्म? कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? एक है महायान और एक हीनयान। दोनों में क्या अंतर है? महायान में ये बता बौद्ध मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते हैं, हीनयान में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं होता। महायान में जो भी लिटरेचर है वहाँ पे संस्कृत को फेवर किया गया है, हीनयान में पाली को। और ठीक है, जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसमें कौन कौन सी जगहें आएंगी जो आप बता दीजिए। बोधगया, राजगीर, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, फिर वैशाली स्तूप, और फिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख स्तूप भारत में कहाँ कहाँ पर हैं? एक है लौरिया बिहार के हो गए। फिर अमरावती स्तूप है, सांची स्तूप है। किनको कहा जाता है स्तूप? वहाँ पे जो भगवान बुद्ध के जो ब्यूरियल वाले अवशेष थे वहाँ पे उनको रखा गया था, स्टोर करके रखा गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? सांची का स्तूप। सांची का। और उसके बाद? सॉरी। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हाँ। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, जिनसे उन देशों की इकोनॉमिक चलती है, वापस में संगठन बनाया उन्होंने। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वियना, ऑस्ट्रिया। सॉरी सर। तो क्या ऑस्ट्रिया इसका मेंबर भी है? नो सर। नहीं है? नो सर। फिर भी इन्होंने अपनी हेडक्वार्टर किसी अलग देश में रखी है। एक ओपेक प्लस भी है, ये कौन से लोग हैं? सर याद नहीं है। ठीक है। स्वीट क्रूड और सौर क्रूड 2 वेराइटीज़ मानी जाती है ना क्रूड ऑयल की। यस सर। क्या है इन दोनों में फ़र्क? सर स्वीट क्रूड में सल्फर का कंटेंट कम होता है। और इसे रिफाइन करना रिलेटिवली इजी रहता है। सौर क्रूड में सल्फर का कंटेंट मोर देन 1% रहता है और इसमें कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है और रिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो रशियन ऑयल आजकल हम लोग ले रहे हैं, ये स्वीट है या सौर है? ये स्वीट नहीं है, मीडियम और सौर के बीच के है। तो इसको कैसे हम रिफाइन कर ले रहे हैं? हमारे पास उतनी है कैपेसिटी? यस सर, यहाँ हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि उसको रिफाइन कर सके। ठीक है। एक टर्म है इकोनॉमिक्स में स्टैगफ्लेशन। यस सर। क्या है ये? इसका संबंध इन्हीं तेल की घटती बढ़ती कीमतों से रहा है जब सबसे पहली बार इसको देखा गया। इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो 1970 के दशक में ऐसी ही एक परिस्थिति पैदा हो गई थी। इसमें ओपेक का भी कुछ योगदान था। क्या थी ये परिस्थिति? इतिहास के आप विद्यार्थी रहे हैं, विश्व इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यस सर। सॉरी सर। ठीक है। भारत में अभी पेट्रोलियम जो निकाला जा रहा है वो किन किन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है? सर एक बॉम्बे हाई से निकाला जा रहा है और एक दिग्बोई असम से निकाला जा रहा है। बाकी गुजरात में? बाड़मेर राजस्थान से भी निकाला जा रहा है। हाँ ठीक। गुजरात में भी खंभात की खाड़ी से? सर उसका नहीं। अच्छा। अभी हाल ही में हमारे जो मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ये बयान दिया कि भारत में नेचुरल गैस का ज़बरदस्त भंडार मिला है। कहाँ मिला है ये? राजस्थान का जिक्र था वहाँ पे। अंडमान सी की बात कर रहे थे वो। सॉरी सर। उन्होंने बोला कि ये हमारी बहुत सारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये शेल गैस क्या होता है? सर शेल गैस
जो वेल होते हैं ऑयल वेल, तो उसको सर फ्रैक्चर करके निकाला जाता है सेल गैस। ठीक है। फ्रैक्चरिंग क्या है प्रक्रिया? जो पुराने ऑयल वेल होते हैं उसमें सॉरी सर एग्जैक्ट। और फ्रैक्चरिंग में भारत की एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी की बड़ी इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। सॉरी सर। गुआर की गम। अच्छा, भारत के पास अभी एनर्जी बफर कितना है पेट्रोलियम के मामले में? कितने दिनों का है अपने पास? सर अभी लगभग 1 हफ्ता से 2 हफ्ता के बीच का है, जिसे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 90 डेज का करें। ठीक है। ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यस सर। बफर इससे ज़्यादा ही होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास हमेशा कुछ ऑयल पड़ा होता है। यस सर। अभी कहाँ है स्ट्रैटेजिक बफर अपने? कहाँ का है सर? एक उड़ीसा में है। हाँ। सर जगह का नाम नहीं याद है। कर्नाटक में है। ठीक। और तीसरा नहीं याद है। ठीक कहा आपने। बिहार का एनर्जी मिक्स कुछ बताइए, क्या है? हम अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ से ले रहे हैं अभी? सर हम ज़्यादातर ऊर्जा हमारी थर्मल एनर्जी कोल पावर प्लांट से आती है। ठीक। फिर उसके बाद रिन्यूएबल कुछ है क्या अपने पास? सॉरी सर? रिन्यूएबल एनर्जी कुछ है अपने रिन्यूएबल पास? एनर्जी में हमारे पास सोलर एनर्जी कितनी है? कितने प्रतिशत है करीब? सॉरी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा है, परफॉर्मेंस आपका ऑलमोस्ट टॉप लीग में है और इंटरव्यू आपको रोकेगा नहीं आपके रिजल्ट को। यस सर। मेंस में कितने अंक आपने लिए हैं उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल स्कोर क्या होगा। यस सर। लेकिन चूँकि आपका इंटरव्यू 23 फरवरी को, आपके पास इतने दिन बचे हैं, 22, 23, 24 दिन, यस सर। तो अपने चांसेस को इम्प्रूव करना है। एक एक नंबर काउंट करेगा आपके फाइनल रैंक में। यस। तो अभी आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं मान लूँ कि आपका 80 आ रहा है, तो अब 81 कैसे आए? यस सर। ऐसे सोच रहे हैं 82 कैसे आए, 83 कैसे आए। ये लगातार इंक्रीमेंटल ग्रोथ कैसे लिया जाए, समय का वैसे उपयोग करना है। तो बाकी सब चीज़ें ठीक लग रही है। एक तो चूँकि आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया है तो ज़्यादा गुंजाइश है, कुछ बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं उसमें, फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पूरा एनर्जी डायनेमिक्स है वर्ल्ड लेवल पर, यस सर, और उसमें जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ उसकी elasticity of demand for oil यस सर, depends not only on the price of oil but also price of substitutes, यस सर, नहीं, या price of complementary products। तो ये सब पूछ सकते हैं कि what are the complementary goods of oil, what are the substitutes of oil। अब जैसे ऑयल के सब्स्टिट्यूट्स तेज़ी से ढूंढे जा रहे हैं। यस सर। हाइड्रोजन भी है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर पावर है। तो वो पूरा जो स्पेक्ट्रम है एनर्जी डायनेमिक्स का, वो थोड़ा सा आपके पास तैयार रहना चाहिए। ऐसा लगा पैनल मेंबर्स को कि आपका जो ऑयल मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है, बिहेवियरल वॉलेटिलिटी, यस सर, उसमें जो प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं, उसमें जियोपॉलिटिक्स भी है। ऑयल इज़ कंसिडर्ड ए स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट, नॉट प्योर कमर्शियल प्रोडक्ट। यस सर। तो प्योर कमर्शियल होने का मतलब है खाली इकोनॉमिक फोर्सेस डिटर्मिन करेंगे उसके बिहेवियर को। स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, डिप्लोमेटिक कंसिडरेशंस भी इन्फ्लुएंस करते हैं उसके इकोनॉमिक बिहेवियर को। अब जैसे वेनेजुएला से तेल क्यों निकाल रहे हैं? सिर्फ पैसे कमाने के इरादे से या उसके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं? यूक्रेन से पे हमला क्यों हो रहा है? यस सर। क्या उसमें एनर्जी भी एक मेजर कंसिडरेशन है? मिडिल ईस्ट में इतने सालों से डिस्टर्बेंस क्यों है? पूरा 20th सेंचुरी मिडिल ईस्ट के लिए एक डिस्टर्बेंस है, रिसोर्स कर्स है। यस सर। बेचारों की ज़मीन में अगर तेल ना होता तो कोई उधर इंटरेस्टेड ना होता, कोई हमला नहीं करता। इजराइल को वहीं पर देश बनाने की जो लालसा जगी, वो तेल की खोज के बाद ही जगी है। ये रिलेशनशिप देखिए, उन्होंने कहानियाँ गढ़ी, उनको 2000 साल पहले भगा दिया गया था। यस सर। तो वे 2000 साल पहले भगाया गया था तो 1800 साल से सो रहे थे, उसी ज़मीन पे अपना राष्ट्र बनाने की लालसा नहीं थी। और 1870 के बाद ये लालसा क्यों जगी? ये सर स्टोरी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर ये स्टोरी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, इस एंगल से इस तथ्य को पहली बार देख रहे हैं। यस सर। कि क्या इस दोनों में कोवेरियंस है कि कोरिलेशनशिप हो सकता है। यस सर। 1815 में कोई लालसा नहीं दिखती है,
वाटरलू के बैटल में, उसी वक्त क्यों देखे? हिटलर तो पैदा नहीं था, हिटलर ने तो उसको पीट के भगाना बाद में शुरू किया था, लेकिन 1870 में तो ठीक ठाक कंफर्टेबल लाइफ थे, बिजनेस में रूल कर रहे थे। अचानक क्यों लालसा जगी कि नहीं हमें अपना देश चाहिए वहाँ? क्या उसका ऑयल रिसोर्सेज के डिस्कवरी से कोई रिलेशनशिप है? अचानक सब लोग मिडिल ईस्ट में इंटरेस्टेड है। तो रिसोर्स कर्स कि अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मिल गया कोई बहुत बड़ा रिसोर्स, खनिज मिल गया, तो भारत सरकार, भारत की कंपनियां, सबको इंटरेस्ट आ गया कि छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में सड़कें बननी चाहिए, छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए स्कूल खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीज़न ये नहीं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जीवन अच्छा हो जाए, वो खनिज निकालना है। इस तरह के भी उसके स्पिल ओवर क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, तो थोड़ा बहुत वो पहलू देखने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट बहुत कंसाइज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। CSO पब्लिश करता है, मुझे लगता है 100 पेज का हर साल एनुअल रिपोर्ट है वो। एक बार देखिएगा, पूरे वर्ल्ड का प्रोफाइल उसमें रहता है। वर्ल्ड प्लस इंडिया या फिर वर्ल्ड सिर्फ उसमें? पूरे वर्ल्ड का ब्रीफ रहता है और इंडिया का डिटेल रहता है, पूरा एनर्जी प्रोफाइल। तो थोड़ा वो एनर्जी प्लस मिनरल रहता है या फिर पेट्रोलियम एनर्जी से? पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम रहता है। उसका टाइटल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, उसमें कोल, पेट्रोल, गैस, सोलर पावर, विंड पावर सब रहता है। और हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, जो आपने खुद चूज़ किया है। तो बिहार स्पेसिफिक जो फेजेस हैं हिस्ट्री के, जैसे वैदिक फेज है, महाजनपद फेज जिसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म का राइज हुआ, मौर्यन फेज, गुप्ता फेज है, फिर थोड़ा सा शेर शाह वाला फेज में हाईलाइट हो गया, फिर मॉडर्न पीरियड में जनरली चंपारण सत्याग्रह ऑनवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड रहा ये फेज। तो वो सब थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा उसको। एग्जैक्टली क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं अंदर से। अभी तक जो आपने हम लोगों ने जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए, जो डायरेक्शन देखा, उसमें आपने ठीक ठाक रिस्पॉन्ड किया है। एनर्जी मार्केट वाले में थोड़ा सा लग रहा था कि आपको और बेहतर एक्सप्लेन करने की स्थिति में होना चाहिए था, तो वो देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, ड्रेस सेंस अच्छा दिख रहा है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, डेमीनर ठीक है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है। फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा आप और प्लेजेंट लुक, थोड़ा सा डरा हुआ दिखता हूँ मैं इस बार। डरे हुए नहीं, थोड़े से गंभीर दिखते हैं। टू सीरियसली इंडल्ज्ड इन सम पॉन्डरिंग ओवर सर्टेन इश्यूज, चिंतक टाइप वाला लुक आता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड लुक, थोड़ा सा स्माइलिंग फेशियल एक्सप्रेशन, दैट विल हेल्प यू। सर मैम वॉल्यूम कैसा है मेरा? वॉल्यूम ऑडिबल है, और इसको मुझे नहीं लगता है कि इसको ऊंचा नीचे करने की ज़रूरत है, जो है उसको आप मेंटेन करें। और पेस भी सही है? पेस भी ठीक है, हाँ। बजट पढ़ लीजिएगा भाई। यस सर। हालांकि 23 तक थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फिर भी चूँकि पार्लियामेंट में प्रोसेस चलता रहता है डिबेट का पूरा फरवरी, तो उसको देख लीजिएगा। यस सर। ठीक है? ठीक है सर। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।